नमस्कार दोस्तों, अपन है आशीष और मार्केट में फिर से एक नया ध्रुव राठी का वीडियो आ गया है। मोदी डिक्टेटर है, यह लोगों के दिमाग में डालने के लिए, ताकि इस बार के चुनाव में भाजपा 400 से जितनी कम सीट ला पाए, यही उनके लिए सबसे बड़ी जीत होने वाली है। क्योंकि ये लोग मान चुके हैं कि आना तो मोदी को ही है, तो कैसे भी ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, लोगों के बीच डर पैदा कर रहे हैं, ताकि 400 से जितनी कम सीट आ पाएगी, ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी यही होगी। आज की इस वीडियो में ध्रुव राठी को फिर से एक्सपोज करेंगे हम और बताएंगे कि ये लोगों को कैसे मैनिपुलेट करता है। सभी चीज़ों पर तो नहीं, परंतु हम इसके मेन चीज़ों को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि इसके लास्ट वीडियो को ही मैंने एक्सपोज किया था, जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। इसलिए इस वीडियो में हम मेन बातों पर बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का आपको अपडेट सबसे पहले मिले। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सरकार ने बेल कंडीशन बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दी। बाकी कानून में क्या होता है, इनोसेंट अंडर प्रूवन गिल्टी, बेल मिलना का अधिकार निषेध किया जाता है। लेकिन बीएमएलए में क्या हो गया है, गिल्टी अंडर प्रूवन इनोसेंट, आपको तब तक बेल नहीं देते जब आप अपने इनोसेंट साबित करो। इसी 2018 के अमेंडमेंट में ईडी को और ताकत दे दी गई। इन चीजों को केजरीवाल ने खुद भी एक्सप्लेन किया था अपने अरेस्ट से पहले। ईडी के केस में जमानत क्यों नहीं मिलेगी? अभी पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया गिल्टी प्रूवन इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर एफआईआर होगी, झूठा सच जो मर्जी आरोप लगाएं, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं होता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं होता। एक बात से रीजन बनी है दोस्तों, केजरीवाल के अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का कनेक्शन। कोर्ट में न्यूज़ के अनुसार केजरीवाल को 4 लोगों की स्टेटमेंट से अरेस्ट किया ईडी ने। उनमें से एक इंसान है शरद चंद्र रेड्डी, जो ऑर्डिनो फार्मा कंपनी है। 9 नवंबर 2022 बात है कि ईडी ने रेड्डी को बुलाया था पूछताछ के लिए लेडी लीगल स्कैम केस। उन्होंने स्टेटमेंट उस दिन केजरीवाल के फेवर में। अगले दिन 10 नवंबर 2022 को ईडी ने अरेस्ट कर ली थी। इनके अरेस्ट होने से 5 दिन बाद इनकी कंपनी ऑर्डिनो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए का अंदर किया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से। ये जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को देखकर आप नॉलेज समझ लीजिए। 6 महीने तक जेल में रहते हैं। केजरीवाल कोर्ट में कहा कि 9 अलग स्टेटमेंट्स दी। 6 महीने के पीरियड में सारी स्टेटमेंट्स केजरीवाल के फेवर में। उसके बाद 9 स्टेटमेंट्स हो गए, 9 स्टेटमेंट्स हो गए। उसके बाद 6 महीने से 25 फरवरी 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद स्टेटमेंट देते हैं वो केजरीवाल के खिलाफ। अगले महीने मई 2023 को ईडी ने बेल दे देती है। जून 2023 में ये ईडी के अप्रूवल बन जाते हैं इस केस में। बेल मिलने के 6 महीने बाद इनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए की और डोनेशन कर दिया बीजेपी को। अब देख रहे हो दोस्तों किस लेवल का खेल खेला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा बताता है कि टोटल इनकी कंपनी ने 50 करोड़ रुपए बॉन्ड खरीदी थी। 2 तिहाई 34 करोड़ रुपए बीजेपी के पास, 15 करोड़ के पास और 2.5 करोड़ टीडी के पास। यही कारण कि आगे लीगल स्कैम का मनी ट्रेल है वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं बीजेपी के पास जाता है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। जो बाकी लोग स्टेटमेंट्स में केजरीवाल को अरेस्ट किया उनकी कहानी में भी ऐसी क्रोनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। चलिए केजरीवाल के समन्स मिस किए जा रहे थे ईडी के और उन्होंने ईडी के सारे समन्स को लीक कराया। उनके अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ नहीं किसी बात से अरेस्ट करना था, जिससे पार्टी को खत्म किया जा सके और पंजाब सरकार को दिया जा सके। कार्ड में बॉडी केस केजरीवाल को कोर्ट में डिफेंड करेगा। आप सुनना चाहे तो चलिए। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो साल 2002 में लाया गया, पार्लियामेंट से पास हुआ और 1 जुलाई 2005 को फोर्स में आया यानी लागू हुआ। एज पर ध्रुव राठी 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ अमेंडमेंट लेकर आती है और बेल लेने का प्रक्रिया बहुत हार्ड बना देती है। परंतु क्या यह सच है? जी हाँ, ये सच तो है, परंतु यह पूरा सच्चाई नहीं है। जब पीएमएलए 2000 लाया गया तब से लेकर अभी तक जो बेल प्रक्रिया है वो सेम ही है, यानी जो अभी बेल प्रक्रिया है वो उस टाइम भी थी। परंतु 24 नवंबर 2017 को निकेश ताराचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने पीएमएलए के सेक्शन 45 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से पीएमएलए का सेक्शन 45 आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा था, जिस कारण से उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर साल 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में लॉ लाकर कुछ अमेंडमेंट के साथ सेम सेक्शन 45 को रिस्टोर कर देती है, यानी जो प्रक्रिया 2005 से 2017 तक चली आ रही थी वह फिर से इसके बाद अभी तक चली आ रही है। इस अमेंडमेंट को कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, परंतु सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने साल 2022 में इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया, यानी लीगल ठहराया। तो ध्रुव भाई बताइए, मोदी का दिन कैसे हो सकता है? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी साल 2014 से पहले, वह जो इस लॉ में अमेंडमेंट लेकर आई और इस लॉ को पावरफुल बनाई, आप ये सब क्यों नहीं बताते? और वैसे भी बेल के प्रोविजन में लिखा भी है कि अगर कोर्ट मान लेता है कि कोई करप्शन नहीं हुआ तो कोर्ट खुद से बेल ग्रांट कर देगा और आप इसी मार लेना। यानी आम आदमी पार्टी की एक मेंबर है और दिल्ली गवर्नमेंट में अभी कैबिनेट मिनिस्टर भी है, उनका माने तो वह बोली कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। तो फिर मुझे आप बताओ, कोर्ट कैसे इनका बार बार पिटीशन बेल का खारिज कर दे रहा है? लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो। मेरे जैसे लोग जब तक समाज में है तो तुम्हारे ऐसे मैनिपुलेटर को बार बार एक्सपोज करेंगे ध्रुव राठी। पीएमएलए एक्ट 2012 से ही सख्त कानून है, तब भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गैर जमानती था। मोदी सरकार ने इसमें सिर्फ ये जोड़ा है कि कोर्ट को खुद के सुनने के बाद ये लगना चाहिए कि आरोपी दोषी नहीं है और अगर कोर्ट सहमत है तो बेल दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस अमेंडमेंट को सही माना है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी यही बोला है कई केसों में, और कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जमानत भी दी जा चुकी है। जमानत मुश्किल उनके लिए है जिनको कोर्ट खुद जमानत देने लायक ना समझे। ईडी के तर्क सुनने के बाद केजरीवाल ने खुद कोर्ट में बोला है कि विजय नायर आतिशी और सुरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते हैं। विजय नायर ने ईडी को कॉल रिकॉर्ड, हवाला ट्रांजैक्शन, आईडीआर लोकेशन, पेमेंट प्रूफ और व्हाट्सएप चैट के सबूत दिए हैं, जो कि ईडी ने कोर्ट में जज के सामने रखे और बेल एप्लीकेशन की जजमेंट में भी अवेलेबल है। धारा 45 के तहत किसी भी आरोपी को जमानत मिलना मुश्किल होता है।
सबसे बड़ी बात इस मामले की कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। आमतौर पे जब ईडी विरोध करती है तो जमानत मिलना मुश्किल होता है, और हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, मनीष सिसोदिया में देखिए उनको जमानत नहीं मिली क्योंकि ईडी हर बार उनकी जमानत का विरोध करती है, लेकिन संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। इसको लेकर बीजेपी ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अब जो है आम आदमी पार्टी आरोप नहीं लगाएगी कि ईडी द्वेषपूर्वक कार्रवाई करती है, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और ईडी अपने हिसाब से काम करती है। तो एक बात यह है कि पीएमएलए की जो धारा 45 है उसमें तभी जमानत मिलती है, आरोपी तभी जो है छूटता है जब ईडी ये संतुष्ट रहती है कि भाई ये मतलब जब ये मानने का एक उचित आधार होता है कि ये आदमी दोषी नहीं है या फिर आरोपी दोषी है या आरोपी है भी, तो ये जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। और ध्रुव भाई, आपको तो याद तो होगा ही, बीजेपी के एक फेक आईटी सेल आदमी से बात करने का वीडियो जो अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर रिपोस्ट भी कर दिया था, तो उस व्यक्ति ने डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल ने कैसे माफी मांगी, ये सब आप क्यों नहीं बताते हो? आप फेक न्यूज कब तक फैलाओगे और लोगों को मैनिपुलेट कब तक करोगे? और ये चीज भी नहीं छुपी है कि आप एक आम आदमी पार्टी के मेंबर हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है। केजरीवाल ने माफी यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो रिट्वीट करने के मामले में मांगी। केजरीवाल ने 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मई 2018 में यूट्यूबर ध्रुव राठी की ओर से पोस्ट किए गए वीडियो को रिट्वीट करना उनकी गलती थी। अब थोड़ा औरबिंदो फार्मा वाले एंगल पर आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली टिटिमा पे। तो औरबिंदो फार्मा बीजेपी को 34 करोड़, बीआरएस को 15 करोड़, टीडीपी को 2.5 करोड़ देती है, जहां तुम्हारा एलिगेशन है कि शरद चंद्र रेड्डी के निकलते ही 25 करोड़ हुए, जिस कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, वह कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बीजेपी को पैसा देती है। पर पहले तो ये बात बताओ कि तुमको ये पता कैसे चला? इस सो कॉल्ड डिक्टेटर के अच्छे लॉ के कारण ही तो पता चल पाया ना। अगर ये लॉ नहीं होता तो कैसे पता कर पाते? पहले जैसे करोड़ों के करोड़ पॉलिटिकल पार्टी फंड लेती थी, जहाँ पे प्रोविजन था कि कोई भी 2000 से कम पैसा देगा तो पॉलिटिकल पार्टी को बताना नहीं पड़ता था कि कौन पैसा दे रहा है, और साथ ही साथ जो कंपनियां पैसा देती थी उनको भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करना होता था, जहां पर सबको पता है कि कैसे ब्लैक मनी सिर्फ फ्लोट होता था। तो आप मुझे बताओ, अगर पुराना वाला लॉ होता तो क्या पता चल पाता? और अभी तो सिर्फ 47% ही बीजेपी को ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू पैसा मिला है। अब देखो 2024 चुनाव के बाद जब बीजेपी दोबारा गवर्नमेंट में आती है तो कैसे बीजेपी को 80% से ज्यादा फंड मिलेगा, या फिर जिसकी भी गवर्नमेंट सेंटर में रहती है 80 से 90% फंड मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी किसी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने से पहले बार बार सोच कि सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट है उसको पता चल गया तो वह हमारे साथ वह हमें परेशान कर सकते हैं। इसलिए देखना, जिसकी भी गवर्नमेंट अब सेंटर में रहेगी उनको पहले जैसे 80 से 90% फंडिंग के थ्रू पैसा मिलेगा, जैसे साल 2014 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट को मिलती थी। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का रियल अच्छाई और बुराई जानना है तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां उस टाइम के फाइनेंस सेक्रेटरी इसके बारे में अच्छे से बताए हैं। क्या किया जा रहा है? कांग्रेस का दावा है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण दिया जा रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कांग्रेस ने अपने रिटर्न फाइल नहीं किए थे डेडलाइन के टाइम पर। इसके अलावा 31 साल पुराना केस कांग्रेस का खोला जा रहा है 1993 1994 का। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि वहां पर कुछ हुआ था उस समय पर, अब हम उसका पीनल चार्जेस मांगते हैं। और 29 मार्च को आईटी डिपार्टमेंट ने 1700 करोड़ का नोटिस दिया कांग्स पर। इस चीज पर मैं बस ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बाकी आप लोग समझदार है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, और फ्रीज ही नहीं कर दिए गए हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिना हमें बताए, बिना हमें नोटिस भेजे डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट से करीब 115 करोड़ रुपए हड़प लिए। 4 साल पुराना केस था, बैंक अकाउंट तो पहले ही फ्रीज हो सकते थे। ये पैसा जो डिमांड के नाम पर हड़पा जा रहा है, ये पहले लिया जा सकता। आज पूरे शो में सुप्रिया जी ने शुरुआत की, उन्होंने कहा अकाउंट फ्रीज है, अकाउंट फ्रीज है। आपने मुझसे एक बात बताया, अकाउंट फ्रीज नहीं है, अकाउंट पे लीन है। मैं मेरी तो एजुकेशन पर उन्होंने सवाल उठाया, मैं पसंद मुस्लिम हो सकता है, उठा सकती है, वो तो हाईली एजुकेटेड यूरोप एजुकेटेड होंगी। लीन और फ्रीज में फर्क हो जानती होंगी। लीन का मतलब यह है कि जितना आप ओ करते हो उतना छोड़कर आप बाकी खर्च कर सकते हो। मतलब कि अगर सुप्रिया के खाते में 500 करोड़ है तो वो 125 करोड़ छोड़कर 150 करोड़ छोड़कर अपना बाकी का पैसा जहां उनको लगाना है लगा सकती है। लीन और फ्रीज। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अंजना जी अभी आप चेक कीजिए और मुझे अभी कैस्टिगेट कीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, वरना आप सुप्रिया को बोलिए कि इतना बड़ा झूठ बोल गई। सुप्रिया जी, ये बात तो रिसर्च टीम ने देखकर बता दी है, पूरी तरह से अकाउंट फ्रीज नहीं है। 115 करोड़ का लेन है जो कि आपको वहां पर रखना होगा, क्योंकि इस तरह की पेनल्टी लगी हुई है। और ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी अपनी तरफ से सफाई दी है। फिर बार बार ये कहना कि अकाउंट फ्रीज कर दिया है, क्या ये गलत झूठ बोलना नहीं है जनता के सामने? कोई भी ऑप्शन नहीं है। देश इलेक्शन फेयर तरीके से करने की रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन को। यहां पे काम चल रही है। 9 मार्च 2024 इलेक्शन कमीशन को पोस्ट रिजाइन कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार का कहना था कि उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि हेल्थ कंसर्न, लेकिन रिव्यू के अनुसार उनके पास के लोगों का कहना है कि एक्चुअली रूल की परफेक्ट कार्य से किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार और इलेक्शन कमीशन को असहमति। अब इसके अलावा इलेक्शन कमीशन को खाली 3 इलेक्शन कमीशन होते हैं। इनके बाद 2 पोस्ट खाली हो गए। 2 इलेक्शन कमीशन को कैसे पॉइंट किया पॉइंट पर। मैं भी आपको बताया कि मार्च 2023 में 5 जज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए 3 लोग प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑपोजिशन चीफ जस्टिस। लेकिन सरकार के 3 महीने का काम यहां पर खाली इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस नहीं। हमारी सरकार का मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑपोजिशन थे। इसके अनुसार 2 इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए थे। 3 लोग के इसमें प्रधानमंत्री मोदी दूसरे होम मिनिस्टर और तीसरे ऑपोजिशन लीडर। और इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया हूँ क्यों जज उस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता था। तो उस वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाइए और उस वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ पे मैंने ध्रुव राठी के पिछले डिक्टेटर वाले वीडियो को एक्सपोज किया है पूरे अच्छे तरीके से। अब थोड़ा बात लद्दाख पर करते हैं। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया था।
तो कोई कितना भी आंदोलन क्यों ना कर ले, आप मुझे बताओ सेशन कैसे आ सकता था ताकि लद्दाख को 6 शेड्यूल में दर्जा मिले। 2019 के बाद से ही सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव के बीच मीटिंग होना शुरू हो गया था इनकी मांगों को लेकर, परंतु इनके पुनर्राज्य का दर्जा देने पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मानी, क्योंकि लद्दाख पहले से ही आइसोलेटेड है और स्टेट का स्टेटस देंगे तो ये अपना एक नॉर्मल स्टेट जो भी करता है उनके तरह ये काम करेगा। परंतु दिक्कत यहाँ ये है कि लद्दाख का बॉर्डर चाइना से लगता है और वह एरिया पहले से ही आइसोलेटेड है, तो स्टेट का दर्जा देने से नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है जब तक सिचुएशन स्टेबल नहीं हो जाता इंडिया और चाइना के बीच। अच्छा, आपने बहुत ही मस्त बोला, मैं भी समझाता हूँ कुछ। आपके बात का मतलब निकाले तो लोग हैं, एक मर्डर किया है, प्रूफ हो चुका है, कन्विक्ट भी हो गया है, और एक दूसरा है जो मर्डर भी नहीं किया, परंतु कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए उसे एक्यूज बता रहे हैं ताकि उसे फंसा पाए, परंतु रियल में वो कुछ नहीं किया। तो आप मर्डर को डिफेंड कर रहे हो, परंतु जो सच में कुछ नहीं किया बोल रहे हो कि मैं उस टाइम जिंदा रहता तो बोलता। मैं अभी हूँ, मुझे जो लगेगा मैं बोलूंगा। तो संदेश खाली पर आँख क्यों बंद कर लेते हो सो कॉल्ड अनबायस आदमी? नहीं बोले तुमको, तुम तो एक बहुत डबल स्टैंडर्ड वाले आदमी हो। और जाते जाते मैं नेशनल मीडिया इनके हिसाब से जो मेन इनकी चीजें होती है उनको कवर नहीं करती, तो मैं उन क्लिपों को लगा कर जाऊंगा ताकि ये आँख फाड़ कर देख सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो 5 लोगों को शेयर करें ताकि ऐसे मैनिपुलेटर के बात पर लोग न। आपकी वोट बहुत जरूरी है इस बार, क्योंकि सारे चोर एक दूसरे को बचाने के लिए आकर वोट देंगे और उनके भक्त आकर उनको वोट देंगे। तो मेरा अनुरोध है आप सबसे कि वोट देने से पहले सोचे कि सच कौन है और झूठा कौन है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत पर शिकंजा कसने लगा। आज ईडी ने उनसे भी पूछताछ की। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपका हल्ला बोल जारी है, तो INDIA गठबंधन भी एकजुट होकर के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में। देखिए, हिंसक झड़प जारी है। पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद भी हालात काबू में नजर आ रहे हैं। तो हिंसा को देखते हुए 8 जुलाई तक मणिपुर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इधर सेना ना हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया है, तो वहीं पर शुक्रवार को राहुल गांधी के थोड़े नजदीक से आपको तस्वीर दिखाते हैं। सवाल यही है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस जब अखिलेश के साथ लास्ट टाइम आए थे तो काफी अच्छा नहीं रहा था, निराशाजनक रहा था, और यूपी की लड़कों की जोड़ी जो है वो फ्लॉप हुई थी। तो इस बार कितनी दाल गल। Protesters demanding a legal guarantee for MSP and farm debt waiver, among other things, have once again decided to put the national capital under siege. The point is this: have no lessons been learned about the way in which the tricolor was desecrated, about the way in which ये भीड़ दिल्ली के जंतर मंत्र का नहीं है। अक्सर ऐसा नजारा वहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये वीडियो है आमतौर पर सबसे शांत रहने वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह का, जहां हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि लोग यूं ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।